गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हमसफ़र एकेडमी पर। आज केमिस्ट्री का चौथा प्रैक्टिस पेपर हम लोग लेकर आए हैं। फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए लिंक को, फटाफट से जुड़िए। फिर उसके बाद हम लोग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं और इसमें केमिस्ट्री के लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तब तक आप लोग पढ़िए और लोग जुड़ रहे हैं, सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रबलतम ब्रोंस्टेंट बेस है, यानी कि क्षार उसने पूछा है। ब्रोंस्टेंट क्या है, उसके बाद हम समझते हैं कि बेस और एसिड क्या है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका कंसेप्ट है अम्ल और क्षार के बारे में, वो साइंटिस्ट ब्रोंस्टेंट और लॉरी हैं। इनके कंसेप्ट को प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर सिस्टम कहते हैं। ये प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम क्या है कि वह पदार्थ ब्रोंस्टेंट के अनुसार जो प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव डोनेट करे उसको एसिड कहा जाता है, जो H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे उसको बेस कहा जाता है। चूंकि यह डेफिनेशन एसिड और बेस की ब्रोंस्टेंट ने दी है, इसलिए इसको ब्रोंस्टेंट एसिड और ब्रोंस्टेंट बेस कहा जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। उन्होंने पूछा है कि प्रबलतम ब्रोंस्टेंट बेस कौन सा है। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि ब्रोंस्टेंट बेस क्या होंगे, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते होंगे। चूंकि ये सभी Cl सिंगल नेगेटिव से हैं, अगर पहले का एसिड बनाया जाए तो HClO बनेगा, सेकंड का बनाएंगे तो HClO2 बनेगा, तीसरे का HClO3 बनेगा और चौथा एसिड HClO4 बनेगा। ये सभी बेस बने हुए हैं, ये सभी एसिड बने हुए हैं। इसमें से इन चार में से पूछा है कौन सा प्रबलतम बेस है। तो किस तरीके से एसिड और बेस निकालेंगे, एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका बेस बनेगा, वह बेस वीक बेस होगा। प्रबल अम्ल का जो बेस बनेगा वह दुर्बल होगा। कैसे जानेंगे, तो ये सभी ऑक्सो एसिड्स लिखे हुए हैं। ऑक्सो एसिड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट पर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। इन चार ऑप्शन में चौथे ऑप्शन में क्लोरीन पर +7 लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनेगा वह बेस वीक होगा। तो ये आखिरी ऑप्शन जो है वह दुर्बल बनाएगा, यानी कि वीक बेस बनाएगा। उसने पूछा है प्रबलतम, तो जिसका एसिड वीक होगा उसका बेस जो है वह स्ट्रॉन्ग होगा। हमें उम्मीद है कि यह कंसेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। ब्रोंस्टेंट और लॉरी दो साइंटिस्ट हैं जिनके कंसेप्ट को प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर सिस्टम कहा जाता है। ऐसा कोई भी पदार्थ जो प्रोटॉन डोनेट करे उसको ब्रोंस्टेंट एसिड कहा जाता है, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करें उनको ब्रोंस्टेंट बेस कहा जाता है। अगली कहानी यहाँ से होती है कि जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद बेस बनेगा, उस बेस को आप कॉन्जुगेट बेस के नाम से जानते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वीक बेस, और अगर एसिड अगर वीक है तो वह स्ट्रॉन्गर बेस बनाएगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, बेस। इसका एसिड है HClO और बेस बनेगा HClO नेगेटिव। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, HClO नेगेटिव प्रबलतम बेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एसिटैल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर अवक्षेप देता है। एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। इसका IUPAC नाम भी देख लेते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को ईथ लिखा जाएगा, दोनों सिंगल से जुड़े हुए हैं तो ईथेन लिखेंगे, और ई हटा के अल लगा देंगे, इसका IUPAC नाम इथेनल हो जाएगा। अब पूछा है फेलिंग सॉल्यूशन, तो बेसिकली जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसको आप 2CuO से लिखते हैं।
जब यह रिएक्ट करेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHO को COOH में चेंज कर देगा और प्लस CU2O आएगा, जिसका रेड PPT बनता है। तो इन्होंने क्या पूछा है, गर्म करने पर अपक्षेप बनेगा, तो अपक्षेप किसका बनेगा, CU2O का अपक्षेप बनेगा। किस कलर का आएगा, रेड PPT आएगा। अगर यहीं पूछ लेते कि टॉलन रीजेंट से करा देते, अगर टॉलन रीजेंट से कराते तो इसके साथ 2Ag का प्रेसिपिटेट बनता और उसको कहते हैं हम लोग ब्लैक PPT या कह देते सिल्वर मिरर। रीजेंट क्या होता है, यहाँ लिखते आप 2AgO या कभी कभी लिखा होता है Ag2O, तो यह Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और CH3 COOH में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे टॉलन रीजेंट्स तो आप लगाएंगे सिल्वर मिरर बनता है, ब्लैक PPT आता है। अगर पूछता है आपसे फिलिंग सॉल्यूशन से कराते हैं तो रेड PPT आएगा और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एसिड में चेंज हो जाएगा ऑक्सीडाइज होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, स्टार्च किसका बहुलक है। तो स्टार्च जो है वह नंबर ऑफ N लिंकेज ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है, यानी कि बहुत सी ग्लूकोज लिंकेज जो हैं वो मिलती हैं और स्टार्च बनाती हैं। तो इन्होंने पूछा है कि किसका बहुलक है, तो बहुलक है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज हो गया इसका एकलक मोनोमर और स्टार्च क्या हो गया पॉलीमर। क्लियर हुई सब लोगों को बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटीन निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं देता है। तो प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटीन्स भी पॉलीमर्स हैं। किसके पॉलीमर्स हैं, एमिनो अल्फा एमिनो एसिड्स के। जब बहुत से अल्फा एमिनो एसिड्स मिलते हैं तो वह प्रोटीन्स बनाते हैं। अब इसमें पूछा है कि कौन सा टेस्ट नहीं देता है, लुकास रीजेंट, बायूरेट, हेलर परीक्षण, निनहाइड्रिन। तो पहला देखते बेटा लुकास परीक्षण ये होता है एल्कोहल के लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी टाइप के एल्कोहल को विभेदित करने के लिए लुकास रीजेंट का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लुकास टेस्ट करते हैं तो लुकास रीजेंट क्या है, लुकास अभिगर्मक किसको कहते हैं। तो कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 इन दोनों को अगर मिला दें तो बनता है लुकास रीजेंट और इससे आप एल्कोहल को विभेदित करते हैं, ना कि प्रोटीन के बारे में परीक्षण करते हैं। अब यहाँ है बायूरेट परीक्षण, हाँ ये भी किया जाता है। हेलर टेस्ट भी किया जाता है। हेलर टेस्ट में कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट कराया जाता है। निनहाइड्रिन टेस्ट से पता चलता है कि उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी किस टाइप के एमीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बायूरेट कलर को डार्क कर देता है जिससे पता चल जाता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है, जिससे जान लेते हैं कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। इन्होंने पूछा है कि नहीं है तो कौन सा नहीं होगा, लुकास रीजेंट जो कि एल्कोहल के लिए प्रयोग होता है तो वह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो जो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है वह क्या है, आपके सामने लिखा है चालक, दूसरा लिखा है अर्धचालक, तीसरा रोधे, तीसरा अतिचालक। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, जिनकी कंडक्टेंस चालक और कुचालक के बीच की होती है वह बीच में क्या बनते हैं, अर्धचालक। चालकता क्या है, कंडक्टेंस क्या है, इजीनेस फ्लो ऑफ करंट, विद्युत धारा किसी भी पदार्थ में जितनी आसानी से प्रवाहित की जा सके उसी को क्या कहते हैं, चालकता, कंडक्टेंस। और ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता कंडक्टर यानी चालक और इंसुलेटर के बीच की होती है उसको कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक आपको दो फॉर्म को देखने को मिलेंगे, एक तो प्योर फॉर्म में होता है और एक आपके मिक्स्ड होते हैं जो मिलाकर बनाए जाते हैं। इसमें आपके N टाइप और P टाइप के सेमीकंडक्टर्स
बनते हैं और प्योर में आपके सिलिकॉन्स और जर्मेनियम टाइप के पदार्थ आते हैं। तो इन्होंने पूछा था क्या है, तो ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए, लिखने की टेंशन आप लोग ना लें, इसकी पीपीटी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल हमसफर एकेडमी पर ही मिल जाएगी। आपको आप सर्च करिएगा टेलीग्राम और उसको ज्वाइन करिएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपको उस पर पीपीटी जो है उपलब्ध हो जाएगी। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, हमने आपसे कहा था चाहे सिंपल ठीक ठाक से यानी कि रेलवे, पुलिस या किसी भी प्रकार के एग्जाम्स हों, उनमें जिसमें साइंस का कंटेंट आता है उसमें जरूर ही प्रतिशत मात्रा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, NH2CO NH2। इसका IUPAC नाम होता है कार्बामाइड। बात क्लियर करते हुए चलिए, एक क्वेश्चन के साथ तीन तीन बातें सीखते हुए चलेंगे कम से कम। क्या है, NH2 है, एमाइड ग्रुप कंटेनिंग होता है, कार्बामाइड है, और क्या होता है, एक नाइट्रोजनी उर्वरक है, यानी कि खाद की तरह प्रयोग होता है। एक क्या है, नाइट्रोजनी उर्वरक है। इन्होंने पूछा है प्रतिशत मात्रा क्या होगी। प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। चलिए, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, NH2CONH2 लिखा है तो नाइट्रोजन का लिखेंगे 14 प्लस 2 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन। इन सबको अगर ऐड करते हुए चलें 14 2 16 प्लस 16 16 3 48 और 12 टोटल 60 अणुभार आ गया। पूछा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं बच्चों यूरिया के अंदर, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो 14 दूना कितना हो गया 28। टोटल का रखेंगे नीचे, परसेंटेज पूछा है तो इंटू से कर देंगे 100। क्या करोगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट से और आप इसको आंसर में लिखेंगे 28 कितना हो जाएगा 280/60 बराबर डॉट 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 परसेंट। और आप लोग सबको पता है जो गांव क्षेत्र से आते हैं वो खाद ले आते हैं, उनके यहाँ बोरी पे लिखा रहता है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इन्हीं 4 में से आंसर है और वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कितना परसेंट आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको कहते हैं हम लोग डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या चीज है, वास्तव में ये है बॉन्ड मूवमेंट। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू E इंटू डी, यानी कि 2 विपरीत आवेशित आयंस हैं आपके पास। मान लीजिए जैसे HCl लगा हुआ है, यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो चार्ज है उसका डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होगा। वो क्या हो जाएगा, म्यू, उनकी बीच की दूरी और उनके आवेश का गुणनफल क्या निकलेगा, डायपोल मूवमेंट। इन्होंने पूछा है कि शून्य नहीं है, मतलब आवेश अगर चारों तरफ बराबर वितरित है तो शून्य हो जाएगा, और नहीं है तो चलिए CH4 देखते हैं कैसी होती है बेटा, टेट्राहाइडल होती है। और टेट्राहाइडल में क्या होगा, पूरे सभी कोण आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि 109 अंश 28 मिनट सबकी हो जाती है। ये भी रेगुलर टेट्राहाइडल का एग्जाम्पल है। तो जो बराबर चारों तरफ आवेश की मात्रा अगर वितरित होगी तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा और डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ बेंजीन बनी हुई है, ये भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाती है। इस तरीके से क्या होगा, टोटल डायपोल मूवमेंट इसका भी 0 हो जाता है। इन्होंने पूछा है नहीं होगा, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 1 कार्बन से 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, इन सब की डायरेक्शन डिफरेंट है इधर की तरफ। इसका मतलब किस तरीके से, ऐसे लिखेंगे, टोटल जो चार्ज है वो एक तरफ को हो जाएगा, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, तो इसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। आंसर क्या सही हो जाएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में बंध बनने के समय इलेक्ट्रॉन देने वाले अभिकर्मक कहलाते हैं। अभिकर्मक क्या होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकर्मक कहते हैं। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन वो देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास अधिक हो, मान लीजिए कि अपने पास NH3 एग्जाम्पल है और नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है। कैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, पहली कक्ष में 2, दूसरी कक्ष में 5,
बंध बनाने में केवल 3 इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हुए हैं। ऐसी स्पीसीज को हम लोग न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही कहते हैं। ये ऐसी स्पीसीज हैं, ये चाहती हैं कि इन्हें कोई एक ऐसा यौगिक मिले जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो और वह इलेक्ट्रॉनों को देकर बॉन्ड बनाए। तो जो इलेक्ट्रॉन देंगी वो क्या होंगी? नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ऐसे नाभिक को ढूंढेंगी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, और जो नाभिक स्नेही होती हैं यानी न्यूक्लियोफाइल हैं, उनको लुईस बेस भी कहा जाता है, क्योंकि लुईस की एसिड और बेस की जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करें उनको लुईस बेस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन है NYLON। सभी जानते हैं कि नायलॉन एक पॉलीमर है। अब जानते हैं कि नायलॉन का नाम नायलॉन कैसे पड़ा। 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया। एक साइंटिस्ट थे न्यूयॉर्क से जिनका NY लिख दिया, दूसरे साइंटिस्ट थे लंदन से, दोनों को मिला के लिख दिया नायलॉन। अब इन्होंने पूछा है कि नायलॉन क्या है। मान लीजिए एक नायलॉन का एग्जाम्पल लेते हैं, नायलॉन 6,6। अब नायलॉन 6,6 अगर बनाया जाए तो इसके बीच में जो लिंकेज आती है वो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH वाली लिंकेज आती है, यानी कि एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है बीच में। ऐसे एग्जाम्पल नायलॉन्स के पॉली एमाइड की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर हुई सभी लोगों को बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, टिन का मक्खन यानी कि बटर ऑफ टिन किसे कहा जाता है? यह आपको याद करना पड़ेगा। यह डायरेक्ट इसका उपनाम है SnCl2 × 5H2O को बटर ऑफ टिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यूट्रॉन है। पूछा है कि ड्यूट्रॉन क्या चीज़ है। तो जैसे प्रोटॉन होता है तो हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है जिसको D से डिनोट करते हैं 1D2, इसको ड्यूट्रॉन कहा जाता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पूछा है कि एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। नहीं भाई, क्या है? एक नाभिक है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है। 2 प्रोटॉन वाला नाभिक है। इन्होंने कहा कि क्या ये 2 प्रोटॉन वाला है? नहीं, नीचे जो संख्या लिखी होती है वो Z = P = E होता है किसी उदासीन परमाणु के लिए। इसका मतलब किसी भी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों बराबर होती है, तो 2 प्रोटॉन नहीं होते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन युक्त है। न्यूट्रॉन देखिए, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा दिया जाए यानी 2 से 1 घटा दिया तो न्यूट्रॉन की संख्या तो 1 बच गई। और कह रहा है एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन P = क्या है? 1। यानी ये दोनों ही बातें सही हो गई कि प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है। तो ड्यूट्रॉन क्लियर हुआ क्या है? हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। साल्ट तो है लेकिन कैसा है? एसिडिक है। इसके एसिडिक होने का पहचान क्या है? कि अगर वह प्रोटॉन को डोनेट करे या H पॉजिटिव दे जली विलयन में तो आप उसको एसिड कहेंगे। इसके पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसके पास OH प्रेजेंट है। इसके पास अगर आप HPO4 देखेंगे तो यहाँ आपको एक हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। यह साल्ट क्या करेगा? प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज करेगा और इसका नेचर कैसा हो जाएगा? HPO4, यहाँ से 2 पॉजिटिव हैं, क्या बन जाएगा? एसिडिक टाइप का साल्ट बन जाएगा। क्लियर हुई सब लोगों को बात? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या लिखेंगे? D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड निम्न की उपस्थिति के कारण विद्युत चालन करता है। किसके कारण? कोई भी अगर पदार्थ है और वो मोल्टन स्टेट में है तो उसके अंदर आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेंगे। अगर वो एलिमेंट है, कोई तत्व है, तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालन का कारण। अगर कोई पदार्थ है तो आयन होंगे उसके विद्युत के चालन का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 80 सेकंड में 50% पूर्ण हो जाती है और 75% के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है? रेट कांस्टेंट निकालने के लिए K = 2.303/T log 10 A/A-x ऐसे लिखा जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 50% 80 सेकंड में, 50% का मतलब है T हाफ।
तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ लिखा जाता है वो 0.6932 अपॉन के या के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ लिखा जाता है। 80 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाला जा सकता है, तो के इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई 80, यानी इक्वेशन 1 बना सकते हैं। पहली बात खत्म हुई। तो पूछा है कि 75% होने में कितना समय लगेगा। पहली इक्वेशन पे आते हैं, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी में यहाँ क्या लिखोगे, टी 75 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। कोई भी अभिक्रिया अपने आप में 100% रही होगी, 75% कंप्लीट हो जाएगी, कितना बचेगी, 25 बचेगा, यानी कि a माइनस एक्स की जगह 100 माइनस 75 इक्वल टू 25। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4। k की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से, 0.6932 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 75 log 4 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। यह चीज़ आगे आ जाएगी। चलिए इसको इससे डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.3 टाइम्स आती है। क्या आएगा, 0.3010 टाइम्स डिवाइड होगी अपॉन 80 इक्वल टू 1 अपॉन टी 75%, 2 आगे आ जाएगा, इंटू लॉग 2 का मान लिख देंगे 0.3010। इससे यह कैंसल, टी 75 को इधर ले आइए, 2 यहाँ बचा हुआ है, 80 यहाँ से जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 इंटू 2 इक्वल टू 160 सेकेंड। क्या आंसर सही होगा, सी। यह आपको हमने मेथड बताया है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, क्लासिकल जिस तरीके से चलते हैं। अगर इसकी ट्रिक आप देखना चाहते हैं कि बस केवल 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, तो याद कर लीजिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए किसी भी अभिक्रिया का टी 75% टी हाफ का 2 टाइम्स होता है। क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होगा, तो सीधा सीधा आप लिखेंगे टी 75 टी हाफ का 2 टाइम्स, और टी हाफ जो दिया है 80 दिया है, टोटल कितना सेकंड हो जाएगा। तो बस अगर आपको याद है तो क्वेश्चन देखते ही देखते सॉल्व हो जाएगा, इस सेकंडों का काम है। क्लासिकल मेथड कुछ इस तरीके से किया जाएगा, दोनों तरीके आपके पास हैं, जिससे आपको थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लकड़ी के परिरक्षण में 14 हो गया था, ठीक है। 14 के बाद चलते हैं 15। लकड़ी के रक्षण में या परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, तो उसके ऊपर ZnCl2 का लेपन कर दिया जाता है, जिससे उसका प्रिजर्वेशन हो जाता है, उसकी जो नमी है वो बनी रहती है, और वह सूखती और ख़राब नहीं होती है, जिससे ऊपर और भी कोई चीज़ जमा नहीं होती है। तो क्या प्रयोग किया जाता है उसके साथ, ZnCl2 प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है। इंसुलिन आप सभी जानते हैं एक हार्मोन है, मधुमेह रोगी होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, उन्होंने पूछा है कि कौन सी धातु होती है, तो उसके अंदर जिंक मेटल होती है इसके कॉम्प्लेक्स में। तो उन्होंने पूछा था कि इंसुलिन में कौन सी धातु प्रेजेंट है, तो जिंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की यानी कि आयरन मतलब Fe की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 करते हैं, 1+2 और 1+3। उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जिस स्टेट में होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका X मान लिया, जिसके क्षय करने पर 2 अक्रिय गैसें प्राप्त होती हैं, उनमें से कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। मान लीजिए इससे अगर अल्फा पार्टिकल निकल जाए। अल्फा पार्टिकल सभी जानते हैं कि हीलियम का नाभिक होता है, तो हीलियम का नाभिक क्या है, 2He4। अगर यहाँ से निकल जाए तो ये थोरियम 90 234 प्लस 1 हीलियम का कण, यानी कि एक नेट गैस तो बनेगी लेकिन दूसरी नहीं बनेगी। ऐसे ही इसमें जब आप एक अल्फा कण निकाल देंगे, यानी कि जब उससे क्षय होगा एक रेडियो एक्टिव तत्व से, अच्छा अल्फा क्षय है, एक्स क्षय नहीं लिखा है, क्या है अल्फा क्षय होता है, तो इससे जब आप अल्फा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 88 बचेगा रेडियम, और यहाँ से 228 प्लस 1 तो नेट गैस मिल गई, दूसरी फिर नहीं है।
इसी तरीके से 87 पे भी कोई इनर्ट गैस नहीं है। इससे अल्फा निकाल कर देखते हैं तो यह बचेगा 86 पे होती है रेडान, और यह 224 प्लस हीलियम। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एक इनर्ट गैस और दूसरी रेडान इनर्ट गैस। उन्होंने पूछा है कि इनमें से एक रेडियो एक्टिव पदार्थ बताइए जिसमें अल्फा 6 होने के बाद 2 इनर्ट गैसेस मिलती हों, तो एक रेडान 86 और एक हीलियम की इनर्ट गैस मिलती है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, जिसमें 88 जिसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कांच निम्न में विलेय है, कांच इनमें से किसके अंदर घुल जाता है, तो वो जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है HF के अंदर कांच घुल जाता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, याद रखिएगा, कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं है। धीरे धीरे ये क्या होता है, ये अक्रिस्टलीय पदार्थ है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है। धीरे धीरे इसमें बहाव का भी गुण होता है, इसलिए इसको अति शीतलित द्रव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 ml जल में उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए। 1 ml जल में पूछा गया है, मोलों की संख्या नहीं दी है, ml में दिया है। चूंकि जल का घनत्व जो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम कह सकते हैं कि जो 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या होगी, अणुओं की संख्या वही संख्या होगी आपके 18 ml जल में। ऐसा क्यों हो गया कि ml और ग्राम वाली बात दोनों बराबर हो गई, चूंकि इनका घनत्व कितना है 1, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता तब ml में चेंज होता, 1 हो जाती। तो 18 ग्राम अगर है, इसका अणुभार भी 18 होता है, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी बनती, 6.023 इंटू 10⁻23। तो इन्होंने पूछा क्या है, 1 ml में, तो 18 ml में इतना है, 1 ml में कितना होगा, 1 ml जल में क्या करोगे, जो वैल्यू एवोगाद्रो की लिखी हुई है 10⁻23 डिवाइड बाई 18 कर देंगे, जिससे 18 ml का 1 ml बनाना है। क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, यहाँ से नहीं जाएगा, 16 × 48 3 लगभग 3 बार जाएगा, इंटू 10⁻23। ऐसा कोई ऑप्शन 3 पॉइंट ये लिखा हुआ है, इसकी पावर को एक और खिसका लेते हैं, 3.3 इंटू 10⁻22 कुछ इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो आंसर क्या सही है, सी ऑप्शन मिल जाएगा। सभी लोगों को क्लियर हुई होगी बात। यहाँ ग्राम में ना देके किस में दिया है, ml में, चूंकि जल की बात कर रहा है, उसका घनत्व 1 लेके इक्वल कर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। उन्होंने पूछा है कि प्रबलतम अपचायक क्या है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए, यानी कि जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो जाए वो दूसरों को अपचयित कर देते हैं। तो ऑक्सीकरण होने की कंडीशन क्या है कि अगर वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हो, यानी जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी क्या हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। लेकिन पूछा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, प्रबलतम बताना है, तो ये तीनों ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाना पड़ेगा, जिसका E0 यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा माइनस में होगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, अच्छी रिड्यूसिंग हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जिंक जो है वह पहले आएगी, उसके बाद क्रोमियम, फिर आयरन, उसके सबसे नीचे हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन इस जगह पर नहीं रखेंगे, वो इससे भी नीचे है। क्लियर है। इसका E0 क्या है, E0 0 वोल्ट होता है। ये तो बॉर्डर लाइन वाली कंडीशन हो गई। तो इन दोनों में से प्रेफर किसको करेंगे, जिंक को, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, में कौन सी आदर्श गैस है, आइडियल गैस बताना है। आइडियल गैस के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, जो बिल्कुल भी जगह नहीं घेरती हो, जिनका आयतन कैसा हो, नगण्य हो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन जगह नहीं घेरेगी, नाइट्रोजन नहीं घेरेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं घेरेगी, ये तो वायुमंडल में देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने पूछा है कौन सी आदर्श गैस है, इसका आंसर सही होगा इनमें से
कोई नहीं, कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो आदर्श गैस की तरह बिहेव करे। वो कंडीशन कौन सी है कि ये गैसें भी आइडियल की तरह बिहेव करने लगेंगी अगर वो कंडीशन बना दी जाए। क्या? लोअर प्रेशर और हाइयर टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए और प्रेशर को कम कर दिया जाए तो समय कोई भी रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगी। उसकी कंडीशन को लिखते हैं HTLP। इस कंडीशन में HTLP में क्या होता है? कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। अधिक द्विध्रुव आघूर्ण इंगित करता, अभी हमने आपको बताया था कि यह क्या है? चार्ज सेपरेशन है। बॉन्ड मूवमेंट यानी कि आवेश को मापने का एक तरीका है कि कोई भी बॉन्ड के अंदर कितना चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जितना ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगा इसका मतलब उसके अंदर आयनिक करैक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे, यानी पॉजिटिव निगेटिव जितना ज़्यादा उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे? द्विध्रुव यानी कि पोल बनेंगे। और उस ध्रुवता की यानी कि पोलरिटी की माप ही क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। कोई भी कितना बॉन्ड पोलर है, जितना ज़्यादा पोलर है उतना ज़्यादा डायपोल मूवमेंट, इसका मतलब पोलर होने का मतलब उतना ही ज़्यादा आयनिक करैक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यह वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही शो करता है। और यह चीज आपने डी ब्लॉगरी के कंसेप्ट में पढ़ी हुई है। उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन की जो कण की प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर है वो किससे संबंधित है? तो जो एक्सपेरिमेंट है वो डिफ्रैक्शन का यानी विवर्तन का एक्सपेरिमेंट है, जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया है जो कि विवर्तन का एक्सपेरिमेंट है और जिससे पार्टिकल नेचर शो होता है। वेव नेचर शो करने के लिए डेविसन और जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेव नेचर को क्लियर किया। प्रैक्टिकल होता है जिससे क्लियर होता है कि वेव नेचर है, और रदरफोर्ड के डिफ्रैक्शन मेथड से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जबकि इनमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। ये बात डी ब्रॉगली ने 1924 में बताई थी कि गति करने वाले बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कण हैं, वो डुअल नेचर शो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा है पारा है। पारा का मतलब हाइड्रागारम यानी कि मरकरी, और इसके खोज करता है नागार्जुन। हाइड्रागैरम इसका लैटिन भाषा में नाम है। पूछा है द्रव अवस्था में रहता है। क्यों द्रव अवस्था में रहता है? क्योंकि इसके अंदर क्षीण धात्विक बंध होते हैं, उच्च आयनीकरण की ऊर्जा होती है, या उच्च बाष्पीकरण के कारण, या ए या बी दोनों सही। अगर किसी के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स अगर कमजोर हैं तो उसकी स्टेट जो है वो सॉलिड नहीं रहेगी। इसका मतलब पहला एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि उच्च आयनीकरण ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना जिससे आसान नहीं, जिससे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा ऊर्जा दी जाए उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके, तो हाइयर आयनाइजेशन एनर्जी है। ये दोनों ही कारण सही हैं और पहले और दूसरे सही हैं, तो लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगी। क्लियर हुआ सब लोगों को? 25 नंबर क्या लिखेंगे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26, निम्न में वह जो एक आयनिक यौगिक है, यहाँ डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बोरॉन के साथ 3 क्लोरीन, कैसे लिखोगे? इस तरीके से, सी के साथ CCl4 सब जुड़े हुए हैं सिंगल के साथ, यानी कि ये दोनों कोवैलेंट बॉन्डेड हैं, इन पे तो दिमाग ही नहीं लगाना है। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, BeCl2 एंड BaCl2। Cl सिंगल नेगेटिव होता है, बेरिलियम भी मेटल है और बेरियम भी मेटल है। अब इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो आयनिक है? तो यहां बेटा लगेगा फजान्स रूल। फजान क्या कहते हैं कि अगर एनाइन सेम है तो जिसका कैटाइन का साइज छोटा होगा वह उतनी ही जल्दी आयनिक जो है वह सहसंयोजी में बदल जाएगा। यानी कि BeCl2 जो है वह
कोवैलेंट नेचर रखेगा, क्या होगा, वह BeCl2 सहसंयोजी में परिवर्तित हो जाएगा छोटे आकार के कारण। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा आयनिक है, तो जो BaCl2 है वो केवल आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में रह जाएगा, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वह आपका कोवैलेंट नेचर में चेंज हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक साथ एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या पूछा है, साइड का मिलान करना है, साइड एक में फॉर्मूले दिए हुए हैं, 4 कोड आपको नीचे दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़िए। फॉस्जीन, बेकिंग पाउडर, लाफिंग गैस, लूनर कास्टिक, इनमें से अगर आपको 2 आते हैं तो आप कोड निकाल कर आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए लाफिंग गैस सबको आती होगी, मिला दीजिए, जिसमें सी में 1 हो जाएगा वो वाले आंसर हो सकते हैं, बाकी के 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा, यानी कि बी का 2 के साथ, जिसमें बी का 2 है वो वाला आंसर हो सकता है। तो इस पे चेक करते हैं एक बार, ठीक है। क्या है, बी के सामने 2 लगा हुआ है, सी के सामने लूनर कास्टिक होता है AgNO3, यानी कि डी के सामने 3 और फॉस्जीन COCl2 है। तो इस तरीके से मैच करेंगे और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस मेथड से अगर आप चलेंगे एलिमिनेशन से, जिसमें आपको 2 मैच आप कर लें, बाकी के 2 आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से रासायनिक रूप से अक्रिय है। अक्रिय कब होता है, अक्रिय गैसे कब कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जिसके पास टेंडेंसी नहीं हो, या जिसका सबसेल कंप्लीट हो, जिससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, केमिकली इनर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 286, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके 6 इलेक्ट्रॉन में केवल 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष बच गए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं। अगर आप SF2 की बात करें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ऊपर के तरीके से चलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेष होंगे जो कि डोनेट किए जा सकते हैं। सल्फर के पास वैलेंसी सेल में भी बताया कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, और 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचेगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है, जिसका ऑक्टेन कंप्लीट है, वो केमिकली क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, रासायनिक रूप से अक्रिय, जिसे ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। लास्ट ऑप्शन को एक बार और देख लेते हैं। जीनोन एक इनर्ट गैस है जिसके आउटर सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से केवल 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और बाकी के जो शेष, यहाँ आप देखेंगे ये जो पेयर बने हैं, ये 3 पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो रासायनिक रूप से अक्रिय कौन हो जाएगा, SF6। सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड है, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट A से दिए हुए हैं, दोनों ही सेकंड A से दिए हुए हैं। अगर इन दोनों की अगर बेसिसिटी की बात करें तो इन दोनों में ज़्यादा बेसिक ये होते हैं। अब इन दोनों में अगर पूछा जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर कल भी बताया था क्षारकता बढ़ती है, तो उन्होंने पूछा है सबसे कम कौन सा है, तो पहला जो है, ऊपर से चलेंगे तो बेसिसिटी कम होगी, नीचे की तरफ ज़्यादा होगी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में वह जो ऑक्सीजन का सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम माने समान, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 16। चेक करना है जो आपके सामने स्पीसीज लिखी हुई हैं किसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 + 7 + 2 इलेक्ट्रॉन किसी से और ले रखे हैं, तो कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। यही सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 16 हो गई। ठीक है, तो इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। क्लास ख़त्म होने के बाद आप सभी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए हमसफ़र एकेडमी, जिस पर आपको जो भी क्लासेस होती रहेंगी उसकी PDF, उसका टाइम लिंक आपको उसी पे मिलती रहेगी। तो कल फिर से जुड़िएगा समय 8 बजे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग उपस्थित होंगे 30 नए क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।